नाम जो आज भी, जब 2004 में बीबीसी एक पोल कराती है कि जो हिंदुस्तान में ग्रेटेस्ट लोग रहे हैं उसमें शामिल हैं कि नहीं, तो राजा राम मोहन राय उनमें 10वें नंबर पे आते हैं। मतलब एंशियन पीरियड से लेकर अब तक राजा राम मोहन राय की वो स्थिति है। राजा राम मोहन राय, जैसे सब जानते हैं, ब्रह्म समाज के प्रिकर्सर थे, और एक ब्रह्म सभा बनाई थी इन्होंने सबसे पहले, उसके ये फाउंडर थे। इनका इन्फ्लुएंस हर फील्ड में था, पॉलिटिक्स के फील्ड में था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में था, एजुकेशन की फील्ड में था, और रिलीजन की फील्ड में था। इसीलिए उन्हें बंगाली पुनर्जागरण या भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राममोहन राय का जन्म कहां हुआ था, कोई बता सकता है? एनीवन? कोलकाता में। बंगाल में हुआ था तो। अरे बंगाल तो बहुत बड़ा, ये कौन सी बात हुई भाई? उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में तो 12 जिले हैं। अच्छे नेता को एक एक वोट का हिसाब रखना चाहिए। यस सर, यस ऐसे सर। ऐसे ही एक अच्छे कैंडिडेट सिलेक्शन वाले को एक एक सवाल का हिसाब रखना चाहिए। बेसिकली राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था हुगली में, एक राधानगर जगह पड़ती है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, वहां इनका जन्म हुआ था। राजा राममोहन राय मूल रूप से उनके पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे, कोई बता सकता है? नहीं मालूम। देखिए, राजा राममोहन राय के पूर्वज 12वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज, वहां से गए थे। 12वीं शताब्दी में बंगाल में एक बड़ा राजा था जिसका नाम था बल्लाल सेन। बल्लाल सेन को कर्म कांड कराने के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। राजा राममोहन राय के साथ, उनके पूर्वजों के साथ 6 परिवार ब्राह्मणों के कन्नौज से बुलाए गए, जिन्हें कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहते हैं, और वो अल्टीमेटली ले जा करके एक रहरी जगला पड़ता वेस्ट बंगाल का, वहां बसा दिए गए बल्लाल सेन के द्वारा, क्योंकि उन्हें महल में कर्मकांड और पूजा पाठ कराए जाने के लिए आवश्यकता थी। तो राजा राममोहन राय मूल रूप से उनके पूर्वज कन्नौज के रहने वाले। 19वीं सदी तक आते आते जो राजा राममोहन राय का मेन एक्टिव पीरियड रहा है, जन्म हुआ है 1772, और 1772 में जन्म हुआ है, तो 1800 तक आते आते इनकी आयु हो गई 28 साल। और देखो, इनका देहांत 1833 में ही हो गया है। ये 30 साल से लेकर के, जब 28 साल के थे तब से लेकर के, बल्कि 25 साल की उम्र से बहुत एक्टिव रहे, 20 साल की उम्र से 25 साल से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। मैं आपको बताऊंगा इनकी लाइफ हिस्ट्री पूरी। मैंने ये जरूरी समझा कि मैंने आज तक आपको लगभग 6 या 7 बायोग्राफीज भी बताई हैं साथ साथ। आपको शायद याद हो, तो मैंने आज तक आपको 6 या 7 लोगों की बायोग्राफी या बायोपिक भी सुनाई है, एक तरह से। कोई बता सकता है कौन कौन किस किस की बताई है मैंने? नहीं याद आ रहा? अच्छा, सरदार, एक सरदार के बारे में बताया था, एहलूवालिया। आ रहा है, याद नहीं आ रहा? जी सर, जी सर, आहूवालिया के बारे में। सुच्चा सिंह एहलूवालिया। और सर दीप मैंने सिंह, बाबा दीप सिंह। बाबा दीप सिंह, मैंने बेसिकली हिस्ट्री के उन टॉपिक्स को भी कवर किया जो भारतीय इतिहासकारों ने, जिन पर बहुत ज्यादा किताबों में उनका जिक्र नहीं किया। बाबा दीप सिंह, सरदार सुच्चा सिंह एहलूवालिया। तीसरा, तीसरा, सर तीसरा, रणजीत सिंह के बारे में सर बताया सर आप। हाँ, रणजीत सिंह। चौथा, सर महाराजा दिलीप सिंह सूरजमल। के बारे में बताया सर। मा, सूरजमल मा, के बारे में सर। महाराजा सूरजमल। पांचवा, याद करो।
आपको स्पेक्ट्रम की और इन जो किताबें हैं इनमें नहीं मिलेगा ये, क्योंकि इन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता बहुत ज्यादा। इनकी जो है इतिहास में ये वो तथ्य हैं जो ढंग से बताए नहीं। सर जिंदल कौर के बारे में सर बताया आपने। और बताया मैंने आपको, सबसे ज्यादा जो योद्धा थे वो थे पेशवा, पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे यस सर, यस सर। में। और बताया वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, वेलेजली के बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। मतलब कुछ को मैंने ज्यादा एम्फेसाइज किया औरों से। राजा राममोहन, अब बारी है राजा राममोहन राय के बारे में बताने। राजा राममोहन राय जैसे लोग इतिहास में यदा कदा ही पैदा होते हैं। इन्होंने एक पूरे सोचने का ही नजरिया बदल दिया। इन्होंने वो परिवर्तन लाया समाज में जो इसे लाना सबसे कठिन है। राजनीतिक परिवर्तन लाना सबसे आसान है, उससे ज्यादा कठिन है आर्थिक परिवर्तन लाना, और सबसे कठिन है सामाजिक परिवर्तन लाना। और धार्मिक परिवर्तन उसे तो असंभव है लाना, बहुत मुश्किल होता है उसे। इन्होंने सामाजिक धार्मिक परिवर्तन लाया। आर्थिक परिवर्तन लाना तो बहुत आसान है। एक बड़ा उद्योगपति आपके यहाँ 4 फैक्ट्री लगा दे, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, आर्थिक परिवर्तन आ जाएगा, स्टेटस बदल जाएगा। जो आज साइकिल पे घूम रहे हैं या जो आज स्कूटी पे घूम रहे हैं वही कार में घूमने लगेंगे। वो बहुत कठिन चीज नहीं है। समाज की सोच बदलना बहुत कठिन है। खैर, जिस जमाने में राजा राममोहन राय का यौवनावस्था शुरू हुई, उस जमाने में वहां के समाज में बहुत सारी बुराइयां घर कर गई, जिनमें से एक बुराई के शिकार राजा राममोहन राय खुद भी हो गए। एक बुराई थी पॉलीगैमी की, बहुविवाह। एक एक व्यक्ति 8-8 औरतों से विवाह करता था, 4-4, 5-5 औरतों से विवाह करता था। यह भी स्थिति थी कि व्यक्ति उम्र 60 साल है और जिससे विवाह कर रहा है उसकी उम्र केवल 22 साल। अब 60 साल वाले की नेचुरल बात है कि 10 साल में डेथ हो जाएगी, 70 साल की एज तक जाती है। तो जो 22 साल की लड़की जिसने उससे शादी करी है वो 32 साल की उम्र में उससे सती कर दिया जाएगा। ये दूसरी कुरीति थी। तीसरी कुरीति थी दहेज प्रथा। वो बहुत ज्यादा प्रचलित थी बंगाल के तत्कालीन समाज। तो राजा राममोहन राय ने बहुत चीजों का विरोध किया, उनमें से ये देखिए, इनके पिता का जो नाम था वो था रमाकांत। ये मूल रूप से वैष्णव थे। और इनकी मां जो थी जिनका नाम था तारिणी देवी, वो थी शिव की भक्त। इनके जीवन काल पर इनके माता पिता के थॉट्स का बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इनके एक पेरेंट ये चाहते थे कि ये पंडिताई करें, शास्त्री बन जाए, और दूसरा पेरेंट ये चाहता था कि नहीं, ये कंपनी की नौकरी करें। और राजा राममोहन राय की पर्सनैलिटी पूरी जिंदगी इसी के बीच में झूलती रही। बहुविवाह, जिसका राजा राममोहन राय ने चलकर बाद में विरोध किया। राजा राममोहन राय ने खुद भी तत्कालीन समाज में, इनकी भी 3 ही शादी हुई। इनकी पहली पत्नी की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई, 19 साल की एज। दूसरी पत्नी की बाद में डेथ हुई 1824 के आसपास, इससे 2 बच्चे थे। और तीसरी तीसरी भी शादी करी। अब आप कहेंगे साहब ये तो बड़े समाज सुधारक थे, ये खुद उन्होंने बहुविवाह का विरोध किया। देखिए, उस समय में अन्य चीजों का विरोध कर पाना इतना आसान नहीं था। इसलिए बहुत सारी चीजों का तो इन्होंने विरोध किया, लेकिन बहुत सारी चीजों का ये विरोध छोटी मोटी विरोधी कर पाए, ज्यादा विरोध कर नहीं पाए। तत्कालीन समाज और तत्कालीन परिस्थिति इस तरह की नहीं थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो गांव में हुई, उसके बाद ये पटना में पढ़े और उसके बाद ये बनारस में पढ़े। यह व्यक्ति 6 से लेके 8 विषयों का ज्ञाता था।
संस्कृत का भी उतने ही ज्ञाता थे जितना कि पर्शियन के थे, फारसी के। और जितना फारसी के ज्ञाता थे उतने ही अरेबिक के ज्ञाता थे। अरबी और फारसी। अरबी वो भाषा है जो सऊदी अरब में बोली जाती है, अरब कंट्रीज में। फारसी वो भाषा है जो फारस की खाड़ी के देशों में बोली जाती है, यानी कि ईरान में बोली जाती है। दोनों में बहुत अंतर है। और अंग्रेजी में भी बहुत माहिर थे, बाद में सीखी। इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का गठन किया। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का गठन किया ब्रह्म समाज से पहले ही। ब्रह्म समाज का जो रोल था ना, सबसे मेजर रोल, वो था इंडियन समाज को रिफॉर्म करना और मॉडर्नाइज करना। सबसे ज्यादा इन्होंने विरोध किया सती का। और इन्होंने ये कहा कि जो वेस्टर्न कल्चर में अच्छी चीजें हैं उन्हें हम क्यों नहीं अपना सकते, हमें उन्हें भी अपनाना चाहिए। वी मस्ट इंटीग्रेट वेस्टर्न कल्चर विद बेस्ट फीचर्स। उनके जो बेस्ट फीचर्स हैं उन्हें अपनाना चाहिए, और आज हम अपना चुके हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप में से बहुत सारे लोग पैंट कमीज क्यों पहनते हैं? बहुत सारे धोती क्यों नहीं पहनते? आप में से बहुत सारे लोग पश्चिम की इतनी चीजें क्यों अपना चुके हैं? आज आप सरकंडे से क्यों नहीं लिखते, कलम से क्यों लिखते हैं? आज आप पश्चिम की बहुत सारी चीजों को जींस क्यों पहनते हैं? आज आप पश्चिम के डोसा, वो सॉरी डोसा क्या है, डोसा तो इंडियन है, वो पश्चिम का जो वो क्या है, वो पिज्जा, उसे क्यों खाते हैं? आप करते हैं बहुत सारी चीजें पश्चिम की, या नहीं करते? यस सर, करते यस हैं सर, करते हैं सर। क्यों? सवाल है क्यों? क्योंकि क्यों? सर वो इजी है हमारे लिए। अगर शर्ट क्योंकि पैंट वे, पहन हाँ, रहे हैं सर, तो वो हमारे लिए बहुत इजी काम है उनको धोना या उन्हें पहनना। इतने में अगर आपसे कहा जाएगा कि धोती बांधिए, तो मोस्टली अब तो किसी को आती भी नहीं होगी कैसे बांधते हैं। कहने का मतलब यह है कि राजा राम मोहन राय ने यही कहा कि जो पश्चिम की चीज हमारे लिए उपयोगी है उसे एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। जी सर, यूजफुल और इजी दोनों चीज है। हाँ, ये राजा राम मोहन राय की सोच थी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूं, अभी बच्चे कितने यूक्रेन से निकले? 18,000, 20,000? कितने निकले बच्चे यूक्रेन से? सर स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स तो नहीं पता, लेकिन जितने भी आए हैं ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास ही हैं। सर कल कल तक का आप मुझे सर ये डाटा बताएं तो कि 18,000 का सर। ठीक है, मोटा मोटा यही डाटा है। मुझे ये बताएं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो वहां पढ़ने गए थे, अगर हवाई जहाज से न जाए तो ये किससे जा सकते हैं? पानी के जहाज से ना? जी सर। पैदल तो जा नहीं सकते। नो सर। आज हिंदुस्तान, अमेरिका में कितने हिंदुस्तानी हैं? वो पैदल गए वहां? नहीं सर। काय से गए? सर एयरप्लेन से ही हवाई गए जहाज से गए। होंगे। जी सर। और पहले आज से 100 साल पहले लोग काय से जाते थे? शिप। पानी के जहाज से जाते थे। जी सर। तो राजा राममोहन राय पहले शख्स थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिसने समुद्र को पार किया। असैनिक व्यक्ति, पहले असैनिक व्यक्ति। इससे पहले, राजा राममोहन राय से पहले केवल बर्मा युद्ध में सेना गई थी। यस सर। पहले असैनिक व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्र को क्रॉस करके इंग्लैंड गए थे। इससे पहले कोई एग्जांपल मुझे इंग्लैंड जाने वाले व्यक्ति का आपको याद आ रहा हो तो मुझे बता दें। यूरोप से तो बहुत लोग आए, वो तो 15वीं शताब्दी से आ रहे थे, लेकिन आप यहां से कोई गया हो तो मुझे बता दो।
राजा राममोहन राय ने कहा कि भाई हम यहां से क्रॉस करके जा रहे हैं, उससे कहीं कुछ नहीं होना, ना हमें कोई श्राप लगना, ना हमें कोई देवता का जो है नाराजगी होनी, और ना हमें अपनी कास्ट से निकाला जा सकता है। और बीइंग ए ब्राह्मण, जो कि खुद ब्राह्मण थे, तो उन्होंने उस नियम को सबसे पहले तोड़ा कि ये गलत है नियम, ये हमारी तरक्की में बाधक है। तो राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति थे जो कि who crossed the sea and reached the Britain। तो उन्होंने जो कहा तत्कालीन समाज में, आज हम उसे मानते या नहीं मानते? मानते हैं सर। तो सामाजिक परिवर्तन आया कि नहीं आया? सोच में परिवर्तन आया कि नहीं आया? यस सर। सर और उन्होंने एक ऐसे हिंदूवाद की, हिंदुइज्म की परिकल्पना करी और कहा कि भाई ऐसा धर्म में ये बहुत चिंता मत करो कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चिंता करो कि यहां जीते जी तो आप नरक में नहीं रह रहे कहीं, क्योंकि ये तो आपके सामने दिख रहा है, मरने के बाद पता नहीं किसी ने चीजें देखी है कि नहीं देखी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तर्क से चीजें मानो, धर्म को भी तर्क से ही मानो, और नॉन ऑथोरिटेरियन, यानी कि किसी की कोई मठाधीशी नहीं चलेगी, और ऐसे हिंदुइज्म की उन्होंने कल्पना करी जो सॉफ्ट हो, ऐसे हिंदुइज्म की कल्पना करी जो कि इस लोक की चिंता करता हो, परलोक की ज्यादा ना करता हो। उन्होंने कहा भाई इस लोक में तो आप जातिवाद में फंसे हुए हैं, इस लोक में तो आप जाति का भेदभाव करते हैं, इस लोक में तो आप अछूत को जो है अधिकार नहीं देते, महिलाओं को अधिकार नहीं देते, तो उस लोक में क्या मिलेगा आपको? तो ये तत्कालीन समाज के लिए बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी थॉट थे, ऐसा कोई करता ही नहीं था, एक तरह का बड़ा रेडिकल आइडिया थे। अब मैं इनकी कहानी आपको सुनाता हूं। इनके साथ एक सज्जन मिले जिनका नाम था विलियम कैरी। विलियम कैरी बेसिकली इंग्लैंड से यहां आया था ईसाइयत का प्रचार करने के, कि भाई मैं जो हूं बाइबल को पढ़ूंगा, बाइबल को छापूंगा, बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और उन्हें यह लगा कि उन्हें कोई ऐसी लोगों की सपोर्ट चाहिए जिनकी बात धर्म के क्षेत्र में लोग मानते हो। तो उन्होंने कहा बीइंग ए पंडित, राजा राममोहन राय वाज द परफेक्ट पर्सन, क्योंकि ये तर्क की भी बात करते हैं और धर्म की भी बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों की मित्रता होगी, विलियम कैरी की और राजा राममोहन राय की। अब तीसरे सज्जन इसमें और मिल गए, इनका नाम था विद्या वागीश, ये भी पंडित थे। तो इन तीनों ने मिलके एक किताब लिखी 1796-97 के बीच में, वेलेजली के पीरियड में। किताब का नाम था महानिर्वाण तंत्र। महानिर्वाण तंत्र तीनों ने किताब जो लिखी, इसमें दुनिया भर का, संस्कृत का और क्रिश्चियनिटी की बहुत सारी चीजें इसमें शामिल की गई। थोड़ी क्रिश्चियनिटी की भी चीजें उन्होंने जो अच्छी थी वो ले ली, इसमें हिंदूज के लॉज भी लिए गए, बहुत सारी चीजें इसमें ली गई। और इस किताब की वैल्यू ये थी कि भाई जब वेलेजली ने जुडिशियल सिस्टम यहां सेट किया, कॉर्नवालिस ने सेट किया, वेलेजली ने सेट किया, तो सेट तो कर दिया, जज साहब भी अपॉइंट हो गए, लोग न्याय मांगने के लिए आने भी लगे। सवाल यह कि न्याय का आधार क्या होगा, न्याय किस आधार पर दिया जाएगा? भाई न्याय का कुछ ना कुछ आधार भी तो होना चाहिए। न्याय का क्या आधार होगा? आज तो आपके सामने सीआरपीसी, आईपीसी सब मौजूद है, इतने सारे कानून मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मौजूद है, दस्तावेज उन्हें देख के जजमेंट दे देते हैं। इस परिस्थिति में ये निर्णय होगा। सीआरपीसी, आईपीसी में सब चीजें फिक्स हैं,
ये चोरी करोगे तो 3 साल की सजा पाओगे। तब तो कुछ नहीं था ना। तो तब उन्होंने बेसिकली ये किताब 20 साल तक भारत में जो भी जुडिशरी का ढांचा था अंग्रेजों का बनाया हुआ छोटा मोटा, उसमें जजेस की मदद करती थी निर्णय करने में। इस किताब की इतनी वैल्यू थी, क्योंकि भाई जजेस भी तो जो इंग्लैंड से आ रहे हैं या जो अंग्रेज हैं, उन्हें बहुत आइडिया नहीं था, यहां की क्राइम की नेचर का भी बहुत आइडिया नहीं था, क्योंकि यहां बहुत सारे ऐसे क्राइम है। अब सती जैसा मान लीजिए, मतलब सती छोड़ो, बहुत सारे ऐसे क्राइम थे जो इंग्लैंड में हुआ ही नहीं करते थे, तो उन्हें क्या आइडिया होगा। स्टिल टुडे यूरोप के कंट्रीज में जो क्राइम होते हैं वो यहाँ होते नहीं है, तो यहाँ के आदमी को वो क्या है। अब आज तो भी बहुत लिटरेचर अवेलेबल है, गूगल कर लो, दुनिया भर की चीजें कर लो, उस जमाने में तो कुछ था ही नहीं। तो इनकी किताब की ये अहमियत है। बच्चों हल्ला नहीं करो। ये काम इन्होंने 1797 और 96 में किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये आगे कलकत्ता, और कलकत्ता में आकर के, बेटा 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 बाहर जाओ, बाहर जाओ। कलकत्ता आने के बाद ये कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने लगे, और उस जमाने में हर कोर्ट में एक मौलवी और एक पंडित रहा करता था, जो कि जज को मदद करता था कि धर्म के धर्मशास्त्र या उस धर्म का जो बेसिकली दंड शास्त्र वो इस परिस्थिति में क्या कहता है। तो अब ईश्वरी जाने भाई, क्या जज साहब की समझ में आता होगा, क्या मौलवी जी की या पंडित जी की समझ में आता होगा, क्या वो केस रहा होगा, क्या जजमेंट होता होगा। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ठीक ही होता होगा जब लोगों का विश्वास बना है। हम ये आज की डेट में मान सकते हैं। हमारे सामने कोई ऐसा आज की डेट में ना कोई टीवी सीरियल हमने देखा, ना कोई फिल्म ऐसी देखी। फिल्मों की तो बात ही ऐसी है कि हिंदुस्तान में जिन मुद्दों पे कभी फिल्में बननी चाहिए थी, उसमें से 5% मुद्दों पे भी फिल्में नहीं बनी। 1950 से लेकर के और 80 तक के दशक में तो पेड़ और पौधों के चारों तरफ घूमते हुए हीरो हीरोइनों की फिल्में बनी बस। 80 के दशक के बाद जब समाज में जागरूकता आई तो कुछ ऐसी फिल्में बनने लगी जो बर्निंग इश्यूज थे। अब थोड़ी बहुत कभी कभार बन जाती है, नहीं आज भी वही स्थिति है, बस रूप रंग बदल गया है। तो फिल्मों से तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो समाज में कोई परिवर्तन लाएंगी। वो या तो इस तरह की बनेंगी जो यथार्थ दिखाती ही नहीं है। 90% फिल्में तो हीरो हेलीकॉप्टर से कूद रहा है, हीरोइन हवाई जहाज से कूद रही है, इसी तरह की उछल कूद दिखाते रहते हैं और कुछ नहीं दिखाते। जबकि हॉलीवुड का सिनेमा इस तरह का नहीं है। वहां टोटल फिल्में जो बनती हैं उसका लगभग 30 से 40% फिल्में ऐसी बनती है जो सीरियस होती हैं, जो वहां के समाज की स्थिति, आप समझिए एंशियंट रोमन एम्पायर पर वो इतनी फिल्में बना चुके हैं, मतलब कोई हिस्ट्री का टॉपिक बचा ही नहीं जिसपे उन्होंने फिल्में न बनाई हो। हमारे यहाँ मुगले आजम के बाद मेरे ख्याल से अजय जो बनेगी उसमें इतना कोरा गप्पा होगा जिसकी कोई सीमा नहीं, उस पर आप यकीन नहीं कर सकते। उसमें डायरेक्टर ने क्रिएटिविटी के नाम पर ऐसे तत्व घुसेड़ दिए होंगे जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। तो खैर मैं थोड़ा भटक गया था। तो क्या उस समय स्थिति रही होगी तो हम नहीं बता सकते, केवल आप और हम इमेजिन ही कर सकते हैं। तो खैर इन्होंने पंडित का काम किया। फिर उसके बाद 1803 से लेकर 1815 तक लगातार ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी में मुंशी का काम किया इन्होंने। मुंशी मतलब क्लर्क, और ये क्लर्क थे बेसिकली मुर्शिदाबाद में। उस समय में ये मुर्शिदाबाद चले गए कलकत्ता। मुर्शिदाबाद में उस समय में कोर्ट हुआ करती थी, एपीलेट कोर्ट, अपीलीय कोर्ट, एक तरह की हाई कोर्ट कह सकते हैं। तो वहां जो रजिस्ट्रार था थॉमस वुडरोफ, तो थॉमस वुडरोफ की मदद किया करते थे। लेकिन इन्हें चीजें बहुत समझ में आ गई वहां रहते हुए, एक्सपोजर ज्यादा हुआ, चीजें समझ में आ गई। और फिर वहां से कुछ दिन काम करने के बाद इन्होंने एक कलेक्टर था उस जमाने में, डीएम, उसके एम्प्लॉयमेंट उसके सहायक के रूप में ले लिया, जिसका नाम था जॉन डिगबाई। जॉन डिगबाई का नाम
आप में से किसी ने कभी नाम सुना है? एनीवन? आवाज आ रही है, नहीं आ रही? आवाज आ रही है सर। सर ये नाम नहीं सुना सर। ऐसा है भाई कि ये मिस्टर डिगवाई थे, जो अपने लेटर पीरियड में, जब कंपनी का जो है रोहिलखंड पे भी कब्जा हो गया, तो ये बेसिकली आप ही के शहर के पास बुलंदशहर में एक कस्बा है डिबाई, ये इन्हीं का बसाया हुआ है। इन्हीं के नाम पर इसे डिगबाई कहा जाता था, जो बाद में डिबाई हो गया। आ रहा समझ में? यस सर, यस सर। डिवाई, डिवाई तो सर है। इन्हीं के नाम पे था, डिगबाई था ओरिजिनली ये। लेटर ऑन ये अपभ्रंश होते होते डिबाई 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 हो गया। इस बार बेसिकली डिगबाई। तो राजा राममोहन राय इनके साथ रहे काफी दिन। खैर, इसी बीच सर एक सर डिगबोई सर एक तेल कारखाना है सर, वो भी इन्हीं के नाम पे है क्या सर? उसका तो मुझे नहीं पता, इनका जरूर पता है। कोई बड़ी चीज नहीं है। आसाम में जो फेमस वहां का कॉटन कॉलेज है, हमें आज भी गुवाहाटी का सबसे फेमस कॉलेज कॉटन कॉलेज है। कॉटन कॉलेज WS कॉटन के नाम पर है, जो वहां कलेक्टर है। कोई बड़ी चीज नहीं है। अलीगढ़ में जो नुमाइश का पीछे जहाँ फूलों की प्रदर्शनी लगती है, वो बेसिकली जब मॉरिस यहाँ के कलेक्टर थे उन्हीं के द्वारा बनवाई गई। वहां आज भी बोर्ड लगा हुआ है मॉरिस के नाम का। खैर, 1804 में इनके द्वारा फारसी में किताब लिखी गई, जिसका नाम था तुहफत उल मुवाहिदीन। तुहफत उल मुवाहिदीन, ए गिफ्ट टू मोनोथीइस्ट। मोनोथीइज्म का मतलब होता है एकेश्वरवाद, एक ही देवता को मानना मोनोथीइज्म। एक से अधिक देवता को मानना पॉलीथीइज्म, बहुदेववाद। ये इन्होंने किताब लिखी। अठारह सौ 15 में इन्होंने कलकत्ता आ गए, और कलकत्ता में इन्होंने एक आत्मीय सभा बनाई। आत्मीय सभा कुछ नहीं थी, बस जैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप है इस तरह से समझ लो। आत्मीय सभा एक केवल लोगों का ग्रुप था, जो लोगों का ग्रुप जो है आपस में संवाद किया करता था। दैट इज कॉल्ड आत्मीय। डिस्कशन के लिए एक फोरम था बस। राजा राममोहन राय ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1838 में रजनी पाम दत्त और रमेश चंद्र दत्त, RP दत्ता और रारसी दत्ता से भी पहले, इवन दादा भाई नौरोजी से भी पहले, ये कैलकुलेट कर लिया था कि अंग्रेज भारत की जो भी यहां की धन संपदा है उसे यहां से ड्रेन करके ले जा रहे हैं, बहा के ले जा रहे हैं। ड्रेनिंग मतलब बहा के ले जा रहे हैं। तो जो ड्रेन थ्योरी है, इसका मूल जन्मदाता राजा राममोहन राय, जिसे बाद में दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो उनकी किताब थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। राजा राममोहन राय ने 1838 में ही ये कहा कि हाफ ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो यहां कलेक्ट होता है इंडिया में, वो इंग्लैंड चला जाता है, आधे से ज्यादा। और उसी का कारण यह है कि हमारे देश में भयंकर गरीबी है। तो राजा राममोहन राय के बारे में आपको आज के इस एपिसोड में कुछ नई चीज पता चले। जैसे वही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को कहा कि यहां से ड्रेन हो रहा है। वही पहले व्यक्ति थे जो इंग्लैंड तक शिप से गए, उससे पहले कोई भारतीय नहीं गया।
वही वो पहले व्यक्ति थे जिनकी लिखी किताब महानिर्वाण तंत्र, ए बुक ऑफ ग्रेट लिबरेशन, 20 साल तक जुडिशरी में यूज होती रही न्याय देने के लिए लोगों। राजा राम मोहन राय ने अपने पूरे जीवन काल में विरोध किया सती का, बहुविवाह का, दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक से अधिक पत्नी, तीसरा बाल विवाह का, बच्चों का विवाह, और चौथा दहेज का। बाद में इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज पे भी अटैक किया और ये कहा कि ये जो ट्रिनिटेरियनिज्म है, ट्रिनिटेरियनिज्म एक कंसेप्ट है क्रिश्चियनिटी में। ट्रिनिटेरियनिज्म एक कंसेप्ट है, कल को पढ़ के मुझे बताइएगा कि ट्रिनिटेरियनिज्म क्या है क्रिश्चियनिटी। तो ये इसे पूरी तरह से उन्होंने डिनाउंस किया कि ये बिल्कुल गलत है। 1828 में वो देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ, देखिए 3 टैगोर हुए, वन द्वारिकानाथ टैगोर, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, और तीसरे का नाम बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन पिता है और कौन बेटा है। इन्होंने एक अखबार भी निकाला जो वीकली था, सती प्रथा का विरोध करने के लिए केवल अखबार निकाला, वह था संवाद कौमुदी। ये बंगाली न्यूज़पेपर था और वीकली था, 1821 में निकाला, और इसमें एडिटोरियल में ये सती प्रथा को रोज डिनाउंस किया करते, रोज तो मतलब हर वीक निकालते थे और सती प्रथा के खिलाफ लिखते थे। ये तक स्थिति आ गई कि लोगों ने इनके अखबार जला दिए कि सती तो बिल्कुल सही है, सती होने के बाद तो सीधे मोक्ष मिलता है। तो इन्होंने कहा मोक्ष मिलता है नहीं मिलता, लेकिन यहां जो आदमी जिंदा जलता है उसे बहुत परेशानी होती, वो बहुत निर्मम चीज है। इन्होंने एक फारसी में सर ये कहा जाता है कि सर इनके जो भाई थे उनकी पत्नी सती हो गई थी, तो उसके बाद इन्होंने विरोध स्टार्ट किया था सर। हाँ, कक्षा 4 या 5 में मैंने भी पढ़ी है किताब, कक्षा 4 या 5 में पढ़ाया गया, शायद 4 या 5 की किताब में, बचपन में हमने भी पढ़ा। मैंने बाद में कहीं नहीं पढ़ा, ये पढ़ा मैंने भी है। और चूंकि यूपी बोर्ड की किताबों में था तो ये एपिसोड सही होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, सही होगा क्या, क्योंकि सरकार की किताब में कोई ऑथेंटिक चीजें ही होती हैं, अनऑथेंटिक नहीं होती। एक इन्होंने पर्शियन पेपर लिखा जिसका नाम था मिरातुल अकबर, और मिरातुल अकबर में इन्होंने फारसी में लिखा। और मिरातुल अकबर में लिखा क्या, बेसिकली मिरातुल अकबर में इन्होंने लिखा कि महिलाओं को एंशिएंट इंडिया में भी पर्याप्त अधिकार थे जो अब नहीं है। तो इन्होंने अपनी बात को इतिहास से लिंक किया, और इतिहास से लिंक करने के कारण कहा कि भाई मेरी बात में दम है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटानी सरकार को यह कहा कि अगर सती का अधिनियम पारित नहीं किया गया तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, ब्रिटिश एम्पायर छोड़ दूंगा। आपने बहुत सुना होगा, आजकल कोई कहता है मैं यहां छोड़ कर चला जाऊंगा, कोई कहता है मैं यहां मकान चला बेच दूंगा, कोई कुछ कहता, कोई कहता है। इन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि वो इमाइग्रेट कर जाएंगे ब्रिटिश एम्पायर से अगर पार्लियामेंट ने जो ये रिफॉर्म बिल है इसे पास नहीं किया। फिर उसके बाद ये यहीं नहीं रुके, 1830 में ये मुगल बादशाह अकबर के प्रतिनिधि बनकर के इंग्लैंड गए, लेकिन इनका काम केवल वहां की पेंशन बढ़वाना नहीं था,
जो मेन काम था इनका वो ये था कि 1829 में जब विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, सती रेगुलेशन किया, तो यहां के बहुत सारे लोगों ने उस जमाने की जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी थी इस रेगुलेशन के खिलाफ अपील करने की, प्रीवी काउंसिल, वहां अपील कर रखी थी और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपील कर रखी थी, लोगों ने अर्जी भेजी थी कि ये करना ठीक नहीं है, ये हमारी परंपरा है और हम बिल्कुल सही है, सती होने में कोई नहीं है, और महिलाएं इतनी अपने पति से प्रेम करती हैं कि अपनी मर्जी से सती हो जाती हैं, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। तो ये इंग्लैंड केवल इसलिए गए ताकि वहां की पार्लियामेंट, वहां की प्रीवी काउंसिल में विरोध कर सके कि नहीं, कैनिंग का रेगुलेशन सही है और इनकी अर्जियों पर ध्यान मत देना। ये था इनका डिटर्मिनेशन उस समय में। भला एक ऐसे समाज में जो सती प्रथा के पक्ष में दे रहा हो एप्लीकेशन, ये उल्टे गए इंग्लैंड और पहले व्यक्ति गए। कि भाई सती का जो रेगुलेशन बनाया गया है बिल्कुल सही बनाया गया है, उसे ओवरटर्न मत कर देना, उसे पलट मत देना। कहीं ब्रिटेन की पार्लियामेंट या प्रीवी काउंसिल उसे पलट देता हो तो वो तो फिर यथास्थिति आ जाएगी, सती फिर से होने लगेंगी, कानून रोक कहां रहा है। मुगल एम्पायर का जो स्टाइपेंड था उसे बढ़वाने गए थे, $30,000 इन्होंने बढ़वा दिए, 30,000 पाउंड, सॉरी। ये फ्रांस भी गए, ये वहां के बहुत सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स से मिले कि ताकि सती वाला जो बिल है वो किसी भी सूरत में ओवरटर्न न होने पाए। ब्रह्म समाज जो है उसका जो कंसेप्ट है वो यही है कि वन सुप्रीम गॉड है, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसमें कि डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है, और वही इतना इंटेलिजेंट है और इस पूरे कायनात का बनाने वाला है और उसको चलाने वाला। इन्होंने ये भी कहा ब्रह्म समाज में जो नियम है उसके कि भाई पूजा करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। हिंदूज में और मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में जैसा है ना कि संडे को प्रेयर होगी और नमाज का भी टाइम फिक्स है और पूजा का भी टाइम फिक्स है, उन्होंने कहा ना, हम उसकी पूजा कभी भी कर सकते हैं और किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। पूजा के लिए किसी मंदिर या मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से उस वक्त ईश्वर को समर्पित हो, बस। और ये सब चीजें इन्होंने जब निष्कर्ष निकाला तो उसमें कुरान के भी रेफरेंसेस दिए गए, उसमें वेदों के भी रेफरेंस दिए गए, उसमें उपनिषदों के भी रेफरेंस दिए गए। सभी के रेफरेंस से इन्होंने ये ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत हैं उनको बनाया। और ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी सामाजिक बुराइयों से लड़ने वाले संस्था के। अठारह सौ 17 में इनके द्वारा डेविड हेयर के साथ मिलकर के कलकत्ता का हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया। 1822 में इनके द्वारा एक वेदांत कॉलेज स्थापित किया गया। 1830 में अलेक्जेंडर डफ के साथ इनके द्वारा एक बड़ा इंस्टीट्यूशन स्थापित किया गया जिसे आज स्कॉटिश चर्च कॉलेज कहा जाता है। स्कॉटिश चर्च कॉलेज स्थापित किया गया। तो 3 कॉलेज हो गए, डेविड हेयर के साथ हिंदू कॉलेज, रॉय के साथ वेदांत कॉलेज और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के स्कॉटिश चर्च कॉलेज।
संवाद कौमुदी पहली ऐसी पत्रिका थी जिसने फ्रीडम ऑफ प्रेस को डिमांड किया, जिसने ये कहा कि बड़ी सिविल सेवाओं में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और इन्होंने डिमांड किया कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन होना चाहिए। राजा राममोहन राय की जो डेथ है वो 1833 में हुई थी, और 1833 में सितंबर महीने में डेथ हुई थी इनकी। इन्हें फिर वहीं एक इंग्लैंड का शहर है ब्रिस्टल, ब्रिस्टल के पास ही इन्हें दफना दिया गया, स्टेपटल्टन। स्टेपटल्टन जगह है, स्टेपटल्टन जगह में इन्हें दफना दिया। राजा राममोहन राय पर एक बहुत अच्छा एपिसोड भारत एक खोज में है, उसे मैं डाल दूंगा, उसे जरूर देख लीजिए। ब्रह्म समाज के जो 5 मेन सिद्धांत हैं, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा। ब्रह्म समाज के जो 5 मेन सिद्धांत हैं उनमें यह है कि हमें किसी भी किताब में या किसी भी एक व्यक्ति की अथॉरिटी में पूरा विश्वास नहीं, कि एक कोई किताब अपने आप में सफिशिएंट है पूरे धर्म को गाइड करने के लिए। ब्रह्म समाज का कहना था कि हमें अवतारों में भी कोई विश्वास नहीं है कि अवतार हुए हैं। ब्रह्म समाज का कहना था कि हमें बहुदेववाद में भी कोई विश्वास नहीं है कि बहुत सारे देवी देवता हैं। ब्रह्म समाज का कहना था कि हमें मूर्ति पूजा में भी कोई यकीन नहीं। ब्रह्म समाज का कहना था कि हमें कास्ट में भी कोई यकीन नहीं है, कास्ट सिस्टम में कोई यकीन नहीं है, सभी इंसान हैं। ब्रह्म समाज का कर्म के सिद्धांत पर पूरा विश्वास था, और यह भी विश्वास था कि कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को अगला जन्म मिलता है। ये ब्रह्म समाज की लगभग चीजें मैंने बताई। अब 17 तारीख को बचे हुए जो पोर्शन है इसी का दयानंद सरस्वती तक वो मैं करा दूंगा 2 घंटे की क्लास। तो अब आपको समझ में आया कि राजा राममोहन राय किस तरह के व्यक्ति थे? जी सर। यस सर। आपको कुछ नई चीजें पता चली आज या नहीं चली? जी सर। जी सर। तो ठीक है, कितनी देर हो गई भाई? 1 घंटा हो गया? यस सर। जी सर, 45 मिनट के लगभग हो गए। हाँ, मैंने कहा था ना आज केवल 45 मिनट ही पढ़ा पाऊंगा, मुझे जाना है सर, 4:30 जाना था। तो विवाह प्रथा थी सर, तो उस समय सर लिंगानुपात सर बहुत ज्यादा होता था क्या सर, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या सर? बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा कि लिंगानुपात। मुझे लग रहा है लिंगानुपात तो ज्यादा नहीं होता होगा, इसके बदले में ये होता होगा कि जो समाज में सामाजिक रूप से उच्च है या आर्थिक रूप से उच्च है वो एक से अधिक विवाह कर लेता होगा, और बहुत सारे लोगों को विवाह करने का अवसर ही नहीं मिलता। सर सामाजिक लिंगानुपात में विकृति तो पैदा हो जाती होगी सर। हाँ वो तो है ही भाई, तो ये बिल तो थी। तो लिंगानुपात में तो कोई अंतर नहीं आता। मेल फीमेल रेशियो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सेम रहता है, मतलब वो अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहता है। टाइगर हो, डॉग्स हो, कैट्स हो, सब में वो मेल फीमेल रेशियो ऑलमोस्ट इक्वली रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मेल फीमेल रेशियो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर गड़बड़ा जाए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अंतर होगा। हाँ बस ऑलमोस्ट हो सकता है इससे कमी हो, क्योंकि उस समय फीमेल फैटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड भी बहुत प्रचलित थे, इससे कमी होगा, महिलाओं की संख्या कमी होगी। लेकिन जो जो भाई डेमोक्रेटिक सोसाइटी थोड़ा ना थी, तो साला माइट एंड राइट का प्रिंसिपल था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत आपके क्यों बनी? ये कहावत इसीलिए तो बनी कि समाज अन्यायकारी था, बहुत सारी चीजें समाज में अन्यायकारी थी। ये जिसपे संसाधन थे वो अपना करता था, जिसपे नहीं थे वो कुछ नहीं करता था। यहां तो डेमोक्रेसी है, हर चीज में आपको बराबर का अधिकार है हर एक को। तभी स्थिति कहा थी। और पूछे